आप श्योर कर दीजिए, वो करनी वो मत करिए, पहले वहाँ जाइए, रिफ्रेश करिए पहले ऊपर जाके, फिर इसको करिए जल्दी से। हाँ करो जल्दी, अब कर दो। वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम आप सभी को। मैं रोहित रघुवंशी, आपका रीडिंग मेंटर। क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग सभी प्यारे दोस्त? एक बार जरा कमेंट करके बताइएगा सभी के सभी। तो शुरू किया जाए। हाँ चलिए तो शुरू करते हैं, आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। बच्चों तैयार हैं आप सभी? कमेंट करके बताइए आप तैयार हैं, हाँ या ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आई होप आप सभी तैयार होंगे, शुरू किया जाए। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग सभी? चलिए पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, ये एक सेकंड, एक सेकंड। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सब लोग रेडी हैं? अभी इसको थोड़ा ठीक हो जाने दीजिए, कभी कभी हो जाता है ऐसा, अभी हो गया ठीक। टेक्निकल चीजें हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं, तो भाई आप सभी जानते हैं कि इस तरह की जो है समस्याएं कभी कभी आ जाती हैं। आइए इस क्वेश्चन को देखिएगा, इस प्रश्न को तवज्जो दीजिएगा, सभी लोग मिलकर कोशिश करिएगा। हाँ तो आप उसको कर लीजिएगा, राइट, आप उसको कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। गुड मॉर्निंग, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए सभी। कर लिया? हाँ उनकी क्लास जो है, तरुण सर की क्लास, आई होप 3 या 4 से होगी, 3 या 4 अप्रैल से सर की क्लास होगी, 3 या 4 अप्रैल से, 3 और 4 अप्रैल से, ठीक है जी। चलिए देखिए, हो गया, बनाया आप सभी ने या नहीं? बोलिए। आई होप आप तो ट्राई कर लिया होगा, ध्यान से देखना। कह रहा है कि अ फैमिली ऑफ 3 जनरेशंस कंसिस्ट ऑफ 9 मेंबर्स। 3 पीढ़ियों के परिवार में 9 सदस्य और 2 विवाहित जोड़े हैं। मतलब याद रखिएगा कि एक एक क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से तवज्जो देंगे। पहले अभी इसको समझ लीजिए, कल वाला क्वेश्चन भी करवा देंगे, चिंता मत करिए, ठीक है बेटा। स्टार्ट तुम्हें पहले ट्राई करने के लिए, एक बार तुम कोशिश करो, एक बार तुम बना कर देख लो, राइट। नहीं तो कभी कभी तुम कह देते हो कि सर हमें तो टाइम दिया करो, तो जब 3 से 4 सेशन हो जाते हैं तो उस केस में फिर आपको टाइम दिया जाता है, राइट, कि भाई हाँ आप एक बार कोशिश करके देख सकते हैं कि आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, राइट। 9 सदस्य हैं, 2 विवाहित जोड़े हैं और 3 जनरेशन का परिवार है। एस जो है टी के भाई की इकलौती पुत्री है। जो एस है, एस इज द ओनली डॉटर, एस इज द ओनली डॉटर ऑफ टीज ब्रदर। टी के भाई की इकलौती बेटी है एस। आर इज द ओनली सिस्टर इन लॉ, वन विद डॉटर ऑफ जी। आर जो है, राइट, जो जी की डॉटर है, जी की डॉटर है, आर उसकी क्या होगी, सिस्टर इन लॉ होगी। तो ऐसा हो सकता है कि आर की जिसके साथ शादी हुई है उसका कोई भाई या बहन, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आर की कोई भाई या बहन, या आर का कोई भाई जिसकी शादी जी की बेटी से हुई है, तब भी आर सिस्टर इन लॉ ही होगी। डी इज द ओनली सन इन लॉ ऑफ एल। डी जो है ओनली सन इन लॉ, यानी कि डी की जिसके साथ शादी हुई है उसके पेरेंट, तो डी उनका इकलौता सन इन लॉ हो जाएगा। एल हुई द मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ के। एल जो है मैटरनल, मैटरनल मतलब एल की बेटी की बच्चा, एल इज द मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ के। डी एंड यू आर सिबलिंग्स। डी और यू जो है, डी और यू आर सिबलिंग्स बट ऑफ द अपोजिट जेंडर। अपोजिट जेंडर का मतलब अगर ये डी मेल है तो यू शुड बी फीमेल। ई इज द फादर ऑफ टी। ई इज द फादर ऑफ टी। ई जो है फादर है टी का, ई इज द फादर ऑफ टी।
टी हुई सिस्टर ऑफ यू, टी जो है सिस्टर है किसकी, यू की। सिर्फ मैं अज्यूम कर रहा हूं कि ये टी जो है, यू जो है भाई हो जाएगा, ठीक है, ये सिर्फ मेरा अजम्पशन है, आई एम नॉट श्योर, बट आई एम सिर्फ अज्यूमिंग कि टी जो यू जो है टी का भाई होगा। आर डज नॉट हैव एनी सिबलिंग, आर का कोई सिबलिंग नहीं, तो ये वाला केस गलत। आर का कोई सिबलिंग नहीं है, तो ये देखो दो केस थे ना, इसमें एक आर थी जिसके साथ शादी उसकी बहन, आर का कोई भाई जिसके साथ शादी, तो आर का कोई सिबलिंग है नहीं, तो ये वाला केस गलत हो जाएगा, यानी कि फिर ये वाली डेफिनेट हो जाएगी बात, ठीक है जी। अब देखो ये है, ये है और ये है हमारे पास। देखिए ये क्वेश्चन देखने में छोटा लग रहा होगा, क्वेश्चन देखने में छोटा लग सकता है, लेकिन अब यहां पर आपको ये दिमाग लगाना होगा कि हम इसको कैसे कंबाइन कर सकते हैं, कैसे कंबाइन किया जा सकता है, इसको क्या करें इसके लिए, राइट। क्या हो सकता है, मैं ये कर सकता हूं कि ये वाली जो दूसरी जनरेशन है, दूसरी जनरेशन में यहां पे रख दें कि टी की शादी डी के साथ, राइट। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है, नहीं, क्योंकि यहां पे एल भी मेल है और ई भी मेल है, राइट। एल भी आपका मेल है, राइट, और ई भी आपका मेल है, तो ये ऐसा इसमें नहीं हो सकता, इसमें नहीं हो सकता ऐसा। अच्छा यू का कोई बोला है, यू, अब यहां पे यू का जेंडर क्या है, फीमेल है, राइट। यहां पे तो ये तो यू यहां नहीं आएगा, यहां पे यू नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यू जो है फीमेल है। एंड आपसे क्या बोला था, टी हुई सिस्टर ऑफ यू, टी जो है सिस्टर है यू की, ये तो मेल है, यहां पे तो मेल होना चाहिए, राइट, क्योंकि आपको पता है कि टी के भाई, राइट, टी के भाई, तो भाई डी और यू, तो यहां पे डी हो सकता है, ये डी हो सकता है मेल, ऐसा हो सकता है। तो डी की जिसके साथ शादी हुई है उन्हीं का बच्चा एस और के उन्हीं के बच्चे होंगे, राइट, क्लियर है। 4 2 6 और 1 7 यहां हो चुके हैं, और डी की जिसके साथ शादी हुई उसके पिताजी एल आपके यहां पर हो गए, राइट, ओके जी। जी की कोई बेटी है, तो मैं ऐसा कह सकता हूं, देखो इस वाली लाइन को मैं कैसे कनेक्ट करूंगा, इस वाली लाइन को मैं कैसे कनेक्ट कर सकता हूं, क्योंकि आप जानते हैं 2 2 और 4 6 और 2 8, यानी कि अब अभी एक की जरूरत है, तो यहां पे कैसे कनेक्ट किया जा सकता है, ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं कि भाई जी की शादी ई के साथ हो जाए, जी की कोई बेटी, जी की कोई बेटी जिसका कोई भाई या बहन यानी कि सिबलिंग जिसकी शादी आर के साथ हुई है, ये ऐसा हो सकता है। तब आप कह सकते हो कि 2 3 तो ऊपर हो गए, 3 और 4 7 और 2 9, अगर ई की शादी जी के साथ हुई तो जी शुड बी फीमेल, तो ये इस प्रकार से आपका यहां पर बन जाएगा, ये इस प्रकार से आपका यहां पर बन जाएगा, ठीक है बच्चों। अब यहां पर एक भी बोला थी एस इज द ओनली डॉटर, अगर एस इकलौती बेटी है तो सीधी सी बात है कि का जेंडर मेल होगा। तो ये जो कंबाइन करने का मामला है ना, ये जो कंबाइन करने का मामला है, इसको थोड़ा सावधानी से करना होगा आपको, ठीक है, राइट, इसको थोड़ा सा सावधानी से करना होगा आपको। और कोई बोल रहा है डी और यू अपोजिट जेंडर है, डी मेल है तो यू शुड बी फीमेल, डी एंड यू आर अपोजिट जेंडर, डी अगर मेल है तो यू शुड बी फीमेल, तो यहां पर ये पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया। आई की वाइफ जी हो सकती है बेटा, यहां तो आई का तो जिक्र ही नहीं हुआ है, ठीक है, यहां पे आई और जी तो है ही नहीं, जब आई और जी है नहीं तो फिर कैसे कर रहे हो आप, राइट, ये कैसे कर रहे हो फिर आप ये बताइए। ठीक है, मैंने आपको फिर मैं बार बार बोल रहा हूं बेटा, इस बात को जितना जल्दी समझ लो यार। मैं कैसे बताऊं तुम लोगों को कि अगर जैसे यहां पे भाभी लिखा गया तो आपके दिमाग में क्या चला जाता है कि भाभी होगा, राइट, लेकिन मैं आपको बता चुका हूं कि बस आप ये दिमाग लगाओ कि भाभी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सिस्टर इन लॉ। भाभी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, भाभी को इंग्लिश में कहते हैं सिस्टर इन लॉ। अब प्यारे दोस्त सिस्टर इन लॉ जो है, सिस्टर इन लॉ भाभी को भी कहा जाता है, ननद को भी कहा जाता है, और भाभी हो गई, ननद हो गई और साली हो गई, ठीक है। तो बस ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जैसे मैंने कल बताया था आपको कि नेफ्यू, तो आपको पता है भतीजा, तो भतीजा का मतलब आपको तुरंत सोचिए मत, भतीजे की पहले इंग्लिश देखिए नेफ्यू, अच्छा नेफ्यू मतलब भतीजा ही नहीं, अगर भांजा भी आ रहा होगा तो वो करना पड़ेगा, हमें मानना पड़ेगा वो, ठीक है, राइट, भतीजा हो या भांजा हो, ये चीज को समझिएगा, क्लियर बात, ये इस चीज को समझिएगा कि भाई भतीजा हो या भांजा हो, नेफ्यू उसके लिए लगेगा। और ये मैं एक बार नहीं, मैं 3 बार बता चुका हूं, 3 4 बार जब भी क्लास लेता हूं जब भी मैं इस बात को बताता हूं। मैं हिंदी वालों बच्चों को थोड़ा सावधानी रखनी है, हिंदी वाले बच्चों को अगर कभी भी जैसे वो आ गया साला, तो पहले साली की इंग्लिश देखो, ब्रदर इन लॉ को क्या क्या कह सकते हैं, साला कह सकते हैं, जीजा कह सकते हैं, राइट, ये इस तरह से आपके दिमाग में होनी चाहिए। अब ये कह रहे हैं कि 2 ही लोग की मैरिज दी हुई है, तो भैया हमने तो 2 की तो शादी कराई है, एक तो जी और ई की शादी कराई है, एक आर और डी की शादी कराई है, 2 मैरिड कपल आर और डी और जी और ई की 2 की शादी कराई हुई है, मतलब यहाँ पे मैरिड कपल जो दिखने चाहिए वो 2 दिखने चाहिए, ठीक है। क्लियर बात सभी को नहीं, कमेंट करके बताओ अगर ये बात क्लियर है। भाई अगर मैं ई की वाइफ आर रख देता ना तो प्यारे दोस्त 4 जनरेशन हो जाती, फिर 4 जनरेशन, ठीक है, क्योंकि आर ई की वाइफ आर रखेंगे तो आर से ऊपर जनरेशन का जी है, अगर आर से ऊपर जनरेशन चला जाता जी 1 जनरेशन 2 जनरेशन 3 जनरेशन 4 जनरेशन वाली बात बन जाती, ठीक है। चलिए बेटा जो बोला है उसको ध्यान से समझ लो। एस जो है, देखो ध्यान से समझना, एस जो है ओनली डॉटर ऑफ टीस ब्रदर, यहां पे समझिएगा क्या कहा है इसने कि भाई टी का जो भाई है, और वो भी इकलौता, टी का जो भाई होगा ना, टी का जो भाई होगा उसकी इकलौती बेटी एस है, टी के भाई की इकलौती बेटी एस, राइट। आर इज द ओनली सिस्टर इन लॉ, यानी कि आर जो है इकलौती सिस्टर इन लॉ है, किसकी इकलौती सिस्टर इन लॉ है, राइट, जी की डॉटर की, हु इज द डॉटर ऑफ जी, जी की जो डॉटर है, जी की जो डॉटर है, राइट, उस आर जो है उसकी इकलौती सिस्टर इन लॉ, तो यहां ऑब्वियस बात है, राइट, टी की जो है, टी या हो या यू हो कोई भी हो, इनकी एक ही सिस्टर इन लॉ है, इसके अलावा तो कोई और सिस्टर इन लॉ है नहीं। डी इज द ओनली सन इन लॉ ऑफ एल, डी जो है ओनली सन इन लॉ, तो एल का जो सन इन लॉ है, एल की बेटी आर, आर का जो पति डी है, इसके अलावा एल का कोई सन इन लॉ नहीं है। एल हुई द मैटरनल ग्रैंडफादर, एल जो है मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ के, बिल्कुल सही बात है, मैटरनल तभी कहलाता है जब मदर की साइड का हो, तो के की मम्मी के पापा है तो एल मैटरनल ग्रैंडफादर होंगे। डी एंड यू आर सिबलिंग्स, सिबलिंग्स का मतलब वही भाई बहन या बहन बहन, लेकिन उसने कह दिया कि अपोजिट जेंडर, अपोजिट जेंडर के केस में हमें पता चल गया सिबलिंग का मतलब होता है भाई बहन। अगर उसने कहा है कि डी एंड यू आर सिबलिंग्स बट एंड अपोजिट जेंडर, अपोजिट जेंडर मतलब अगर एक मेल है तो दूसरा फीमेल होगा, अगर एक मेल है तो दूसरा फीमेल होगा, इस बात को समझना होगा आपको, क्लियर बात।
टी और डी के बीच, अरे यार ये डबल लाइन नहीं है यार, ये अब ऐसे भी समझोगे क्या? अब इतना भी गलत समझ लोगे क्या है? सर एल की वाइफ जी को नहीं बना सकते क्या? एल की वाइफ जी को नहीं बना सकते? नहीं बना सकते, नहीं बना सकते, क्योंकि अगर देखो दिमाग लगाओ, अगर एल की वाइफ मैंने जी को बना दिया, ध्यान से देखना, तो उसने कहा था कि आर जो है, आर सिस्टर इन लॉ है, सिस्टर इन लॉ किसकी? जी की बेटी की। आर जो है जी की बेटी की सिस्टर इन लॉ, तो भैया ये तो जी की बेटी की आर सिस्टर इन लॉ, तो जी की बेटी हो गई। अगर मैं एल की शादी जी के साथ करा दूं तो जी की तो बेटी आर हो गई, तो जी की बेटी की सिस्टर इन लॉ कैसे हो जाएगी यार? इसलिए मैं एल की शादी जी के साथ नहीं करा सकता। और पूछे क्या पूछना है? राइट, और पूछे। ई की शादी एल के साथ, बेटा मेल के मेल के साथ कराओगे क्या? पागल हो रहे हो क्या है भाई? मेल मेल की शादी का क्या लॉजिक है भैया? जी और ई के 3 बच्चे हैं, कहीं बोला गया है क्या? ऐसी बातें कहीं बोली गई है क्या कि 3 बच्चे हैं 4 बच्चे? मुझे तो नहीं लगता। और पूछे। चलो दोबारा समझ लो इसको, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार और समझ लीजिए, एक बार और समझ लीजिए, परेशान मत होइए, परेशान नहीं होना, ठीक है? मेहनत करनी होती है परेशान होने की बजाय। अगर मेहनत से बचेंगे तो जिंदगी भर, चाहे वो माँ बाप हो, चाहे वो गुरु हो, टीचर हो, चाहे वो कोई भी हो, आप सदैव उन पर ब्लेम लगाते रहेंगे, पेरेंट्स पर कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या? तुमने किया ही क्या है मेरे लिए? कुछ नहीं किया तुमने मेरे लिए। टीचर कितना भी मेहनत कर ले, कितना पढ़ा ले, तुमने क्या किया सर? कुछ भी तो नहीं किया तुमने। ऐसे ही हर बल हर दम जिंदगी भर यही एक्सक्यूज, यही ब्लेम लगा रहेगा कि तुमने मेरे लिए क्या किया, तुम मेरे लिए क्या कर रहे हो। प्यारे दोस्त, सदैव याद रखना, बहुत अच्छी सी गांठ बांध लेना कि अगर तुम्हें यहां भेजा गया है ना, तो किसी के कंधे पे हाथ रख के सोचो कि बस अब मेरा जो है काम हो गया, तो वो यहीं से कंधा काट देगा वो। आज का जमाना ये सिर्फ है कि अपने पर भरोसा रखिए और अपने आप को संवारने सुधारने की कोशिश हर दिन आपकी जारी होनी चाहिए। हर दिन आप अपने आप को सुधारने का प्रयास करें, तब बेहतर हो सकती हैं चीजें। नहीं तो सिर्फ जिंदगी इसी तरह गुजर जाएगी। और याद रखिएगा, एक समय ऐसा आएगा कि फिर कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, लेबर जैसे काम करने होंगे, लेबर वाले, लेबर जैसे वो काम करने होंगे। मेहनत कर लीजिए, राइट, मेहनत कर लीजिए। अ फैमिली ऑफ 3 जनरेशन, यानी एक परिवार है, 3 पीढ़ी का एक परिवार है, जिसमें 9 मेंबर्स हैं और 2 मैरिड कपल हैं, 2 विवाहित जोड़े हैं। एस जो है टी के भाई की इकलौती पुत्री है। एस जो है टी का कोई भाई है, टी का कोई भाई है जिसकी एस जो है इकलौती पुत्री है। आर उस व्यक्ति की इकलौती भाभी जो जी की पुत्री है। भाभी, मैंने जैसे ही मैंने भाभी सुना तो मेरे दिमाग में आ गया सिस्टर इन लॉ। अच्छा, सिस्टर इन लॉ के लिए रोहित सर ने 2 केस बताए। जब भी कभी ऐसा आ जाए ना भाभी या साली, आपके दिमाग में बात आनी चाहिए कि इसके लिए रोहित सर ने 2 केसेस बताए हैं। आर जो है उस व्यक्ति की इकलौती भाभी है जो जी की पुत्री है, राइट। जी की पुत्री जो है आर उसकी भाभी है। तो कैसे कैसे हो सकता है, अभी मैंने पूरा नहीं पढ़ा क्वेश्चन, मैं क्या सोच रहा हूं कि कैसे कैसे हो सकती है भी आर की जिसके साथ शादी हुई है उसका कोई उसकी बहन, ऐसा हो सकता है, या फिर जी की जो बेटी है, राइट, उसकी जिसके साथ शादी हुई उसका कोई भाई या बहन। इन सिचुएशन में, इन दोनों सिचुएशन में आर जो है सिस्टर इन लॉ कहलाएगी। दोनों सिचुएशन में आर सिस्टर इन लॉ हो जाएगी जी के बेटे की, आर सिस्टर इन लॉ हो जाएगी जी की बेटे की। बस हिंदी में इनके संबंध बदल जाएंगे, हिंदी में इनके संबंध बदल जाएंगे कि भाई जी की बेटी जो है उसके भाई की पत्नी, तो कौन हो जाएगी? भाभी, राइट, ये भाभी हो गई। जी की बेटी की जिसके साथ शादी हुई है उसकी बहन, उसकी बहन, तो क्या हो जाएगी? वो कौन हो जाएगी? वो आपकी जो है ननद हो जाएगी। तो ये संबंध इस तरह से बन जाएंगे, यानी कि सिस्टर इन लॉ में जो केस बनते हैं वो 2 केस इस तरह से बनते हैं सिस्टर इन लॉ के, ठीक है। फिर आपसे आगे क्या कहा? आपसे आगे कह रहा है कि भाई डी इज ओनली सन इन लॉ, डी जो है ओनली सन इन लॉ, यानी कि डी की जिसके साथ शादी हुई उसके पेरेंट एल होंगे। डी इज द ओनली सन इन लॉ ऑफ एल, एल हु इज द मैटरनल ग्रैंडफादर, यानी कि एल की बेटी के बच्चा एल जो है मैटरनल ग्रैंडफादर हो जाएगा। डी एंड यू आर सिबलिंग्स, एंड ऑफ अपोजिट जेंडर, डी मेल है तो यू शुड बी फीमेल। ई इज द फादर ऑफ टी, ई जो है फादर है टी का। टी हुई सिस्टर ऑफ यू, टी जो है सिस्टर है यू की। आपको पता है यू का भाई कौन है? डी हम यहां पे रख सकते हैं, इसके अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। और इनका बच्चा के, एस इकलौती बेटी है तो के शुड बी मेल। 2 3 5 और 1 6, ठीक है जी। चलिए, तो डी की जिसके साथ शादी हुई है, डी की जिसके साथ शादी हुई है उसके जो है पेरेंट, उसके पेरेंट एल जो है मैटरनल ग्रैंडफादर, उसके पेरेंट्स जो है होंगे, मतलब पेरेंट के ग्रैंडफादर बोला है तो मेल होगा, वो मेल होगा, मेल, ठीक है। यानी कि डी की जिसके साथ शादी हुई उसके जो है, क्योंकि एल की बेटी का जो है बच्चा, एल क्या है? के की मम्मी के पापा एल मैटरनल ग्रैंडफादर होंगे, ठीक है। तो यहां आपने देखा 1 2 3 4 5 6 7 8, आपने इस तरह से 8 लोग रख लिए। अब आपने ये देखना है कि भाई एक नौवा कैसे करके रख सकते हैं, कैसे किया जा सकता है नौवे को, बताइए जरा, कैसे कर सकते हैं नौवे को, बोलिए। अब देखो अगला लाइन क्या कह रहा है? आर डज नॉट हैव एनी सिबलिंग, आर का कोई सिबलिंग नहीं है, आर का जो है कोई भी सिबलिंग नहीं है, आर का कोई सिबलिंग भी नहीं है, ठीक है। तो ये वाला केस गलत हो गया, ये वाला केस आपका जो है गलत हो जाएगा, ओके। चलिए, बहुत बढ़िया जी, राइट। चलें, तो यहां पर फिर हमने ई की शादी जी के साथ करा दी। जी की जो बेटी है, जी की बेटी, राइट, जी की जो बेटी है, राइट, उसके भाई की शादी आर के साथ हुई है। ऐसा हम पॉसिबल कर सकते हैं इसको, ऐसा हम पॉसिबल कर सकते हैं, ठीक है जी, ऐसा हम पॉसिबल कर सकते हैं। हाँ एग्जैक्टली, समझ आई बात या नहीं आ रही? कमेंट करके बताइए। कर लिया सभी ने? कमेंट करके बताओ अगर कोई डाउट है तो। अब तो ठीक है।
बेटा जी की बेटी नहीं दिया गया, आर जो है सिस्टर इन लॉ दिया गया, तुम कैसे पढ़ रहे हो यार क्वेश्चन को? आर इज द ओनली सिस्टर इन लॉ ऑफ द वन डॉटर ऑफ जी, यानी कि जी की जो डॉटर है, राइट, आर उसकी सिस्टर इन लॉ है, जी की डॉटर की आर सिस्टर इन लॉ है, तो जी की डॉटर टी जो है, तो टी के भाई की पत्नी कौन हो जाएगी? भाभी हो जाएगी। भाभी को हम क्या कहते हैं? सिस्टर इन लॉ तो कहते हैं। भैया मेरे थोड़ा ध्यान से देखिए यार। इफ वी इज मैरिड टू एस देन हाउ आर इज रिलेटेड टू वी, यदि वी की शादी एस के साथ हो जाए तो आपसे कहा गया कि बताइए आर का रिलेशन वी के साथ क्या होगा, तो आर क्या हो जाएगा वी का, ये बताइएगा। तो आप कहेंगे सर सिंपल सी बात है, आर क्या हो जाएंगी? मदर इन लॉ हो जाएंगी वी की। आर जो है वो मदर इन लॉ होगी, डी ऑप्शन शुड बी करेक्ट। डी ऑप्शन कैसा होगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बच्चों। चलिए, मैंने कहा तो था आप लोग सिर्फ एक्सक्यूज देंगे, सर नीचे इतनी जगह बच रही है ऊपर क्यों लिख देते हैं? अरे भैया अगर लिख गया यार, अब मुझे पता था कि उतना ऊपर तक चला जाएगा, राइट। जब हम क्वेश्चन को बनाते हैं तो हम नहीं ध्यान दे पाते उस चीज का इतना, राइट। आप मुझसे पूछ लीजिए लेकिन इशू तो मत बनाइए कम से कम, आप इतना समझदारी का तो थोड़ा सा परिचय दीजिए। आइए अगला देखिएगा, कह रहा है कि 4 ऑफ द 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड दस फॉर्म अ ग्रुप, फाइंड द ऑड वन आउट। ठीक है, 4 ऑफ द 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड दस फॉर्म अ ग्रुप, फाइंड द ऑड वन आउट। एस डी टी ई आर एल, एस डी टी ई आर एल, एस डी टी ई आर एल, यू ई डी यू, यू ई डी यू, एस डी मेल फीमेल है, टीई देखो एक जनरेशन ऊपर, टीई टी इज द डॉटर ऑफ ई, एस डी एस इज द डॉटर ऑफ डी, आर एल आर इज द डॉटर ऑफ एल, यू इज द डॉटर ऑफ ई, डी यू डी इज नॉट द डॉटर ऑफ यू, डी इज द ब्रदर ऑफ यू, सो दैट्स व्हाई डी यू विल बी करेक्ट। यानी कि यही आपका भिन्न होगा, यानी कि इन चारों में तो फर्स्ट पर्सन क्या है? डॉटर है दूसरे वाले की। चारों ऑप्शन में फर्स्ट वन इज डॉटर ऑफ सेकंड पर्सन, बाकी रेस्ट आपका जो है, राइट, जो अकेला बचा वो बिल्कुल अलग होगा, भिन्न होगा। ठीक है बच्चों, चलिए जी अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है एक और अद्भुत प्रश्न आप सभी के सामने, गौर से देखिएगा, बनाइएगा बच्चों। ऑब्वियसली बात है पीयू का ही होगा, सीधी सी बात है, तो समझ में आना चाहिए, अंडरस्टूड होना चाहिए, राइट। और आप ये मत सोचिए बेटा, मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ प्यारे दोस्त, मैं आप सभी से बस एक बात, मुझे नहीं लगता है मैं बेवजह क्यों समय जाया करना, बस लेकिन एक बात बहुत सिंपल सी बोलूंगा, आप क्लर्क और पीयू दोनों फॉर्म आप भरोगे जरूर मेरे कहने से, आप क्लर्क का भी भरेंगे और पीयू का भी भरेंगे, ठीक है, राइट। आपको जो भी कराया जा रहा है उसको अच्छे ढंग से करिए, ये मेरा तय है कि आपको ये फील ही नहीं होगा कि क्या क्लर्क क्या पीयू, राइट। आपको इस लेवल तक हम करा दे रहे हैं, आपके लिए क्लर्क आएगा तो वो भी आसान लगेगा और पीयू भी होगा तो वो भी आपको आसानी लगेगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट, राइट। एक बच्चा लिख रहा है कि इतना तेज सांस मत लीजिए चलिए, इसको देखिएगा, कह रहा है कि 11 व्यक्ति आपको दिए गए, 11 पर्सन, राइट। इनके नेम आपको दे रखे हैं, 3 जनरेशन का परिवार है, एक ही परिवार से है लेकिन आवश्यक नहीं इसी क्रम में हो। महिलाओं की संख्या यानी फीमेल जो है मेल की संख्या से एक अधिक है, ठीक है, यानी कि अगर 11 है तो इस तरह से हो जाएगा 6 और 5 11, यानी कि जो है फीमेल कितनी हो जाएंगे 6 और मेल कितने हो जाएंगे 5,
राइट, ठीक है जी। एम जो है एल का इकलौता साला या जीजाजी है, ठीक है। एम जो है एल का इकलौता साला या जीजाजी है, इकलौता साला या जीजाजी है। यानी एम की जिसके साथ शादी हुई उसका कोई भाई या बहन, ऐसा हो सकता है। या एम का कोई भाई या बहन जिसकी शादी एल के साथ हुई, ये दोनों सिचुएशन हो सकती है, राइट, ये दोनों, राइट। चलिए आगे देखिए, आगे आप सभी से क्या कह रहा है, जो एच से विवाहित है, यानी एल जो है एल एच से विवाहित है, एल की शादी एच से हुई है। आगे देखिएगा, के एच की माता है, के जो है के एच की माता है, के जो है एच की माता, इसको अलग लिख दूं यहां पे, ऐसे करके लिख देता हूं, एम एच के एच की माता है। आगे देखिएगा, जबकि जे एल की बहन है, जबकि जे जो है एल की बहन है, जे जो है एल की बहन है, एल की बहन जे, तो मैं सिर्फ यहां पर ये अज्यूम कर रहा हूं कि ये जो है एम की शादी जे के साथ हुई होगी, जे जो है एल की बहन है। आगे देखिएगा, लेकिन अविवाहित है, जे जो है जे आपका अविवाहित है, लेकिन यहां तो अविवाहित नहीं है, राइट। तो ये वाला केस आपका गलत होने के चांस ज्यादा रहेंगे, लेकिन फिर भी मैं रिस्क नहीं लेता हूं, मैं क्या करता हूं जे और ये इस तरह से कर देता हूं, क्योंकि जे आपकी अनमैरिड दिखा देते हैं हम यहाँ पर, ठीक है, राइट। यानी कि अगर ऐसा हुआ कि भी एल और ये टोटल मिला के 3 भाई बहन हो गए, तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है, लेकिन हम हर एक पॉसिबिलिटी को लेकर चल रहे हैं, हम हर एक पॉसिबिलिटी को लेकर चल रहे हैं, ओके। चलिए बेटा, टाइम टेकिंग तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन करना तो पड़ेगा ना। डी एम की पत्नी है, डी जो है एम की पत्नी है, डी जो है एम की पत्नी है, एम की पत्नी कौन है, डी है, और एफ की माता है, डी जो है डी एफ की माता है, डी जो है एफ की माता है। आगे देखिएगा, जो एन का चचेरा भाई बहन है, राइट, एफ जो है एन का चचेरा भाई बहन है, एफ जो है एन का, तो मैं ये कह सकता हूं एल का बच्चा एन होगा, एच और एल का बच्चा एन होगा, तो एफ और एन आपका जो है चचेरा भाई बहन है, मतलब कजिन है ना, कजिन में तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कजिन है तो कुछ, देखो जैसा यहां गया ना, आपसे कह रहा है चचेरा भाई बहन, तो आपके दिमाग में तुरंत ही आ जाए कजिन। अब कजिन का मतलब साफ ये है कि हमारे चाचा का भी हो सकता है, हमारी बुआ का भी हो सकता है, हमारे मौसा का भी हो सकता है, हमारे मामा का भी हो सकता है। कजिन मतलब सीधी सी बात थॉट आना चाहिए दिमाग में, कजिन का मतलब सीधा सीधा थॉट आपके जहन में होना चाहिए। आगे देखिए, एच जो है जी की इकलौती पुत्री है, एच जो है जी की इकलौती पुत्री एच है, जी की शादी के साथ, जी की इकलौती पुत्री एच, तो यानी कि ये तो इकलौती पुत्री बेटा हो सकता है, जी की इकलौती पुत्री एच, जी की इकलौती पुत्री एच, तो ये अभी तक इकलौती है, कोई दिक्कत नहीं है, राइट, ये कोई इशू है ही नहीं। आगे देखिएगा, जी हुई द ग्रैंडफादर ऑफ एन, यानी कि जो एन का दादा है, जो एन का दादा है, यानी जी जो है जी एन का दादा है, ये बात सही है। आई ई की पत्नी है, आई जो है ई की पत्नी है, आई जो होगी वो ई की पत्नी है, ठीक है, जिसके केवल 2 बच्चे और एक पोती है, जिसके केवल 2 बच्चे और एक पोती है, तो मैं एल और जे के साथ करा सकता हूं इसकी, आई और ई की, आई और ई के बच्चे 2 बच्चे हैं और एक पोती है, तो ये पॉसिबल हो सकता है वाली बात, कि इस पूरे डायग्राम में 2 2 4 2 6 2 8 9 10 11, इस पूरे डायग्राम में कुछ और कंडीशन आपको नहीं नजर आएगी, क्योंकि 2 बच्चे हैं, ठीक है, जिसके केवल 2 बच्चे और एक पोती, तो 2 बच्चे यहां हो सकते हैं, क्योंकि जी और के तो ये 2 बच्चे हो गए, और इन दोनों के 2 बच्चे हो जाएंगे, इन दोनों के 2 बच्चे और एक पोती, तो हो सकता है ऐसा। यहां पर देखिएगा, देखो यहां पर ऐसा कुछ नहीं आ रहा है नजर, भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 लोग चाहिए, आप यहां पर कहीं भी नहीं रख सकते आई और ई को, आई और ई को यहां रखेंगे तो 2 बच्चे होने चाहिए, जो कि नहीं हो सकता। आई और ई को यहां रखोगे तो ये 3 बच्चे हो जाएंगे, जबकि उसने 2 बच्चे के लिए बोला था, 1 2 3, ये 3 बच्चे हो जाएंगे, तो यहां आई और ई को रख नहीं सकते, क्योंकि 2 बच्चे और एक पोती, तो ये पॉसिबल नहीं है, यानी कि ये वाला डायग्राम तो आपका नहीं सही होगा, ये वाला डायग्राम तो नहीं सही होगा, ठीक है, राइट, क्लियर। अब एन जो है एन क्या हो जाएगी, हमें पोती माननी ही पड़ेगी, एन जो है एन हमें पोती माननी ही पड़ेगी, इसका हमारे पास कोई विकल्प नहीं। एच की शादी एल के साथ, एच फीमेल है तो एल मेल हो गया, ये जेंडर क्लियर है, यहां जेंडर क्लियर है, इस पूरी रो में जेंडर क्लियर है, इसका क्लियर है। अब एफ के जेंडर की बात आएगी, राइट, अब एफ के जेंडर की बात आ जाएगी, एफ के जेंडर को देख लीजिए, राइट, एफ के जेंडर को आप देख सकते हैं, एच इज द ओनली डॉटर ऑफ जी, एच इज द ओनली डॉटर हो गया, हाँ, नंबर ऑफ फीमेल कह रहा है, नंबर ऑफ फीमेल 1 2 3, 1 2 3, आई और ई क्या था, आई फीमेल ई मेल, 1 2 3 4 5 6, 6 तो फीमेल हो गई, तो सीधी सी बात है 5 आपके क्या होंगे, मेल होंगे, तो ये मेल हो जाएगा, यानी कि ये वाली बात आपकी परफेक्ट राइट हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है किसी प्रकार का, ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह है ही नहीं, ठीक है, इसमें कोई संदेह होना नहीं चाहिए आप सभी को किसी भी तरह का। चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग आर द चिल्ड्रन ऑफ आई, आई के चिल्ड्रन कौन है, एल और जे, यानी कि सी विकल्प आपका राइट है। आई के बच्चे कौन है, अरे एज्यूम मैंने जेंडर के लिए कहा था भैया मेरे, ओ भाई, अरे भगवान, अरे मेरे बच्चों यार तुम क्या कहते हो, मैंने कहा था कुछ भी एज्यूम का मतलब जेंडर को एज्यूम अपने आप से मत करना, डू नॉट एज्यूम एनीथिंग अबाउट द जेंडर, बिकॉज राम का जेंडर आपने मेल, राम नाम का मेल का नाम है तो राम आपने मेल समझ लिया, श्यामा फीमेल का लगता है तो आपने फीमेल समझ लिया, लेकिन ब्लड रिलेशन में इस टॉपिक में आप उनके नाम के आधार पर नहीं जाएंगे, जब तक कि इंफॉर्मेशन में उसके जेंडर को प्रॉपर तरीके से ना बताया जाए तब तक आप नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा लॉजिक होगा, कुछ ना कुछ रीजन होगा जिसकी वजह से आप उसके जेंडर को फाइंड करेंगे, डायरेक्टली आप अपने आप से नाम के आधार पर एज्यूम कर ले तो वो गलत होगा, राइट। ये बच्चे मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, ये क्वेश्चन मेंस में पूछा जा सकता है, प्री में क्यों पूछा जाएगा भाई, ये क्वेश्चन मेंस में पूछा जा सकता है। चलिए, ओके, अब ये तो बनेगा नहीं तो इसको भी रहने दो, इस क्वेश्चन को भी रहने दो, ठीक है।
इस क्वेश्चन को रहने दो, अभी उस वाले क्वेश्चन को रहने देना, उसे कल डिस्कस कर लेंगे एक बार, ठीक है। इसको देखिए, इसको भी जो है आप कर लेना, वैसे कोडेड मैंने करा दिया, इसको आप कर लेना। आज के लिए फिर इतना ही रखता हूं मैं, ठीक है, आज के लिए इतना ही रखेंगे हम। सर लेकिन सर है तो इकलौती बोला है, किसका? एच तो इकलौती बोला है, एच कहां बोला है एच? अरे मेरे शेर, तुम लोग कहां पढ़ते हो यार? मैंने क्या बोला? अगर मेरे पेरेंट्स, मेरे पिताजी ये कहे कि मेरा इकलौता बेटा है, तो यानी कि साफ ही हो गया कि अब कोई उनका बेटा नहीं होगा, लड़की हो सकती, क्योंकि उन्होंने लड़की के बारे में नहीं बोला कुछ। शब्दों का ही तो सारा खेल है, ये जो जाल है ये शब्दों का ही है, सारा जो जाल है ना ये शब्दों का जाल है। इस शब्दों के जाल से थोड़ा सा बचना है आपको, ठीक है। राइट, मेल फीमेल के बारे में अच्छे से क्लैरिटी होनी चाहिए, मेल फीमेल के बारे में अच्छे से क्लैरिटी होनी चाहिए भाई, जितना अच्छे से समझ लेंगे उतना ही बेहतर है, ठीक है। इकलौती, मैंने कहा मेरी इकलौती बेटी, मान लीजिए मैंने उदाहरण के तौर पे कहते हैं मेरी इकलौती बेटी, इसका मतलब ये है कि अब बेटी नहीं होगी, बेटा हो सकता है कोई। मैंने कहा कि मेरा इकलौता बेटा है, मैंने कहा इकलौता बेटा होने का मतलब साफ ये है कि अब कोई बेटी नहीं होगी, फिर सॉरी बेटा नहीं होगा, बेटी हो सकती है। मेरा इकलौता बेटा है तो फिर बेटा कोई और नहीं होगा, बेटी जरूर हो सकती है, उसमें भी संभावना है, हो भी सकती है और नहीं भी हो जाए तो भी ठीक, ना भी तो भी ठीक, ये वाला मामला है। बेटा नहीं होगा, लेकिन मैंने कहा इकलौता बेटा है, ठीक है। मेरा केवल एक ही भाई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी बहन नहीं हो सकती, मैंने सिर्फ अपने भाई के बारे में बोला कि मेरे भाई कितने हैं, मेरा केवल एक ही भाई है, भाई कोई और नहीं है, बहन हो सकती है, ठीक है। क्लियर है बात? ये चीज बहुत अच्छे समझिए। एक बच्चा कह रहा है सर फीमेल 7 भी तो हो सकती है, कैसे हो जाएंगी भी 7? जब उसने क्वेश्चन में क्लियर बोल दिया कि नंबर ऑफ फीमेल्स जो है वो एक ज्यादा है मेल से, जो फीमेल है ना, फीमेल की जो संख्या है वो मेल की संख्या से एक ज्यादा है, राइट। टोटल आपको पता है 11 है, तो भाई यार सीधी सी बात समझेंगे, 6 5 11, यानी कि मेल अगर 5 है तो मेल से एक ज्यादा है, एक ज्यादा, तो 5 और 1 6, यानी कि फीमेल कितनी हो गई? फीमेल 6 हो गई। अगर फीमेल 6 है तो मेल कितना हो गया? 5, तो फीमेल 6 और मेल 5, कैसे साथ रख दोगे भाई? जब क्वेश्चन में बोला ही क्लियर है तो तुम अपने आप से, वही ना मैंने कहा ना, इन चीजों के लिए अनुमान नहीं लगाना, उल्टे सीधे अनुमान। तुम जो इन्फॉर्मेशन में दिया है उसको भी पलट के तुम अपना अनुमान लगा रहे हो, सोचो। अगर हाँ, ये इंपॉर्टेंट बात पूछी, अगर वो कहता कि मेरी केवल इकलौती संतान है, इकलौती संतान, मेरा इकलौता बच्चा है, आई हैव ओनली वन, आई हैव ओनली चाइल्ड, ओनली वन चाइल्ड वी कैन से, वे हैव ओनली वन चाइल्ड, सो दैट वी कैन से कि आइदर बी मेल और बी फीमेल, यानी कि अब एक ही बच्चा होगा, इसके अलावा फिर कोई और नहीं हो सकता, एक ही बच्चा होगा, चाहे वो फिर मेल हो चाहे वो फीमेल हो, आई डोंट केयर, बट सीधा से समझिएगा कि इसके अलावा फिर कोई और बच्चा नहीं होगा, उसके इसके अलावा फिर कोई और बच्चा नहीं होगा, ठीक है। चलिए बच्चों, अरे प्री में भी नहीं आएगा, मेंस में आएगा, पीओ आरआरबी पीओ प्री में भी इतना टफ नहीं आएगा, मैं आपको क्लियर बता देता हूं, ठीक है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद, ख्याल रखिए, खुश रहिए, थैंक यू सो मच। मुलाकात होगी आप सभी अगले सेशन में, घबराइए मत, बस बार बार चीजों को करिए, रोने से सोचने से कामयाब नहीं होंगे, काम करने से ही कामयाबी मिलेगी, मेहनत करने से ही मिलेगी। पूरे दिन ये गहन सोचते रहना कि भी क्या होगा, मैं कैसे करूंगा, अब ये कैसा है, तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया जी, नमस्कार, ख्याल रखिए, खुश रहिए, थैंक यू सो मच।